नमस्कार दोस्तों, ये है पीटी 365 इकोनॉमिक्स का अगला सेशन। आज नज़र डालेंगे कि कौन-कौन सी अन्य खबरें अर्थव्यवस्था से संबंधित सुर्खियों में रही हैं विगत एक वर्ष में। लास्ट क्लास में हमने जिन खबरों को कवर किया था, अब उससे आगे चलते हैं। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट, ये क्यों सुर्खियों में रहा, चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में आईएमएफ ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर पर भारत का सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात, इसका मतलब है टैक्स जीडीपी रेशियो, ये पॉपुलरली जाना जाता है टैक्स जीडीपी रेशियो के नाम से, टैक्स जीडीपी रेशियो। तो सार्वजनिक ऋण और जीडीपी अनुपात वर्ष 2005-2006 से 81% से बढ़कर 2021-22 में 84% हो गया है। यानी टैक्स जीडीपी रेशियो 81% से बढ़कर अब 84 हो गया है। अब वर्ष 2022-23 में, मतलब एक साल बाद दोबारा फिर से ये 81% हो गया। मतलब टैक्स जीडीपी रेशियो 2005-06 में 81% था और 2021-22 में 84% हो गया। ये वापस घटकर 2022-23 में 81% दोबारा से हो गया। इसलिए ये पब्लिक डेब्ट वाला जो खबर है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आईएमएफ का ये जो आर्टिकल आया है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, इसके अनुच्छेद 4 के तहत आमतौर पर आईएमएफ हर साल सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करती है, बायलैटरल टॉक्स करती है हर साल, एवरी ईयर। इस रिपोर्ट में यह संभावना बताई गई कि मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। सार्वजनिक ऋण क्या है, एक नज़र डालते हैं। सार्वजनिक ऋण जो है वो मोस्टली दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो हुआ हमारा आंतरिक या घरेलू डोमेस्टिक डेब्ट, और दूसरा हो गया बाह्य यानी बाहरी विदेशी डेब्ट, विदेशी ऋण, कि हमने पैसा अपने मार्केट से, अपनी इकोनॉमी से उठाया कहीं ना कहीं से, और दूसरा हमने पैसा कहीं बाहर से उठाया। आंतरिक डेब्ट को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियां। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स जिसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं, टी बिल्स, जी सेक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। तो कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब आ जाएंगी हमारी बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में। और गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में, इन सिक्योरिटीज में आएंगी नॉन सेलेबल सिक्योरिटीज में मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग्स वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया हमारा आंतरिक ऋण, कि हमने पैसा अंदर से ही, भारत से ही उठाया। दूसरा हुआ विदेशी ऋण, यानी अधिकांश बाह्य विदेशी ऋण बहुपक्षीय एजेंसियों से उठाया, जैसे आईडीए, आईबीआरडी, एबीडी, इन सब से लिया गया। अगर हमने पैसा चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमी से उठाया हो या फिर इंटरनेशनली कहीं से उठाया हो, पर होता तो वो डेब्ट ही है ना, कर्ज ही है ना, क्योंकि वो लोन का एक फॉर्मेट होता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सार्वजनिक ऋण क्या है, एक नज़र डालते हैं परिभाषा के तौर पे और अन्य जानकारियों के हिसाब से। सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारियों को दर्शाता है, कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा कर्ज लिया है जो सरकार को चुकाना है। इसका भुगतान सरकार कहाँ से करती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से करती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 292 में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। भारत में सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है? मार्च 2023 की अगर बात करें तो 2023 में केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% था, जबकि वर्ष 2022-23 की बात करें तो सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 81% था। सामान्य सरकारी ऋण सरकारी क्षेत्र जैसे केंद्र, राज्य सरकारें, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश, इनकी ऋण ग्रस्तता को दर्शाता है कि इन सभी को ऋण चुकाना है। ऋण केंद्र सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर है, जिनको इस ऋण को दोबारा से भुगतान के रूप में जमा करना है, पे बैक करना है। मार्च 2022 के अंत की बात करें
तो आंतरिक और जो घरेलू ऋण है वो सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। अब उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण और उनके निहित अर्थ देख लेते हैं फटाफट से। कारण क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक फिस्कल स्टिमुलस नाम से चीज होती है जिसको हम फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल स्टिमुलस। इसका मतलब है वित्तीय उद्दीपन। वित्तीय उद्दीपन इसका मतलब क्या है कि जब आपकी इकोनॉमी जो है उसमें स्लो डाउन आ रखा हो तो उस इकोनॉमी को उठाने के लिए उसमें पैसा डाला जाता है सरकार के द्वारा। सरकार खुद खर्चा करती है, खुद पैसे को लिक्विडिटी के फॉर्मेट में इकोनॉमी में डालती है ताकि डिमांड और सप्लाई की साइकिल दोबारा से चल सके। तो ये तो हुआ कोविड महामारी का परिणाम कि सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन दिया। भारत द्वारा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो वापस से जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया होगी। इस प्रकार से लॉजिक्स लगाए गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया। राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने के कारण सरकार को और अधिक ऋण लेना पड़ा। अब मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझो। जब जब हम कोई लोन लेते हैं और हम अगर लोन आईएमएफ से लें या वर्ल्ड बैंक से लें तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज़ लागू करती है। कॉन्ट्रैक्शनरीज फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, यानी हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी और सरकार जो है वो फिस्कल पॉलिसीज़ लागू करती है। हमने अगर कहीं से लोन लिया तो उसकी शर्त यही होती है कि जब तक आप लोन चुका नहीं दोगे तब तक आप सोशल वेलफेयर जैसी स्कीम्स पर खर्चा नहीं करोगे। आप अपने खर्चे को घटाने पर जोर डालोगे, खर्चा घटाओगे अलग अलग माध्यम से, तभी तो कुछ पैसा बचा पाओगे और पैसा बचा पाओगे तब तुम कहीं जाके हमारा लोन चुका पाओगे ब्याज के साथ। तो कोविड-19 महामारी आ गई और भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की, लेकिन राजस्व प्राप्त हुआ, रेवेन्यू जो सरकार को मिला, वो रेवेन्यू मिलने के बाद सरकार के पास जो टोटल पैसा हुआ उसमें से अब सरकार को पैसा कम खर्चना था। किसके ऊपर? सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के ऊपर। लेकिन समाज कल्याण के कार्य चलते रहे, सरकार ने इन पर खर्चा बहुत ज़्यादा कम नहीं किया। ऐसे में सरकार को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन था और वो था ऋण लेना, लोन लेना। तो सरकार ने ऋण लिया। अब ब्याज चुकाने की लागत में वृद्धि होने लगी कि ब्याज बढ़ना शुरू हो गया। तो ये तो हो गए कारण। निहित अर्थ देखें, जलवायु परिवर्तन अनुकूल ग्रीन ट्रांजिशन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाते हैं। हमारे पास कम पैसा होता है सरकारों के पास। सरकारों को जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान देना है, ग्रीन ट्रांजिशन जोन बनाने पर भी ध्यान देना है, पर पैसा सरकार के पास उतना है नहीं। अब या तो पैसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आए या पैसा लोन से आए, है ना। तो हमने लोन लिया। भारत में ब्याज भुगतान पर जीडीपी का 5% खर्च होता है। टोटल जो हमने लोन ले रखा है उस पर ब्याज अकेले जितना जाता है वो कुल जीडीपी का 5% होता है। अब इससे क्राउडिंग आउट का प्रभाव पड़ता है। क्राउडिंग आउट एक इफेक्ट होता है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश निजी व्यय में कमी आती है। अगर आपके पास पैसा कम है और आप सरकार हैं और आपने पैसा जो है किसी से लिया है ऋण के रूप में, तो आपको उसका ब्याज लौटाना होगा और ब्याज लौटाओगे तब भी आपके बजट पे जो है वो फर्क पड़ेगा। जो भी आपका कुल जीडीपी है उस जीडीपी का एक हिस्सा उसका ब्याज देने में चुकता हो जाएगा, चला जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जानते हैं कौन कौन सी और संबंधित सुर्खियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। बाह्य ऋण पर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट IDR 2023 जारी करी। इस रिपोर्ट में निम्न और मध्यम आय वाले 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया IMF ने।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र कि ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि हुई, बहुत बड़े पैमाने पे ये कर्ज लिया गया। ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत, ये लागत बड़ी हुई कि आपका जीडीपी का एक बड़ा भाग सिर्फ ऋण के ब्याज चुकाने में जाएगा, तो ऋण चुकाने में कितना पैसा जाएगा। 2022 में भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय की 2% थी। प्राथमिकताओं में कमी, जैसे ऋण चुकाने से विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं पर खर्च में कमी आती है। मैंने आपसे बोला था कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज कि अब हम खर्चा कम कर पाएंगे, पहले खर्चा ज़्यादा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब हमारे सर पर कर्ज है, लोन है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य आदि जो प्राथमिकताएं होती हैं सरकार की प्रायोरिटी सेक्टर वाली, उन पर खर्च में अब कमी आनी शुरू हो जाएगी। धन का बाहर जाना, यानी सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण निवेशकों को अमेरिकी और यूरोपीय बॉन्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न मिलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में उतना पैसा नहीं मिलता, तो वो यहाँ से पैसा निकाल के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआईज के रूप में या एफआईआईज के रूप में चाइनीज हांगकांग स्टॉक मार्केट में, यूरोपियन स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो ये सारे के सारे जुड़े हुए मुद्दे थे जो इस चर्चा से थे, जो बड़े लेवल पर इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी। अगली है बजटीय उधारियां, ऑफ बजट बोरोइंग्स, बजटेतर उधारियां। अब ये बजटेतर उधारियां क्या होती हैं, ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती है, जिन्हें शॉर्ट में ओबीबीज बोलते हैं। क्यों ये चर्चा में रही? हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP एक इंस्टीट्यूशन है, उसने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। अब ये ओबीबीज क्या होते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होते हैं, बजटेतर उधारियां, उधार से भारत में क्या मतलब है? ये वो उधारियां हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता। इनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग हो सकता है, लेकिन इनका जिक्र बजट में नहीं होता, यानी ऑफ बजट बोरोइंग्स बोलते हैं। राजकोषीय निहितार्थ के बावजूद बजटेतर उधार राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं होता। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। जैसे मान के चलो खाद्य सब्सिडी बिल है, फूड सिक्योरिटी बिल है, इसका भुगतान करने के लिए एफसीआई ने उधार लिया, सरकार ने उधार नहीं लिया, तो कोई इंस्टीट्यूशन सरकार के ब्याह पे उधार ले सकता है, ऑफ बजट बोरोइंग्स ले सकता है। सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे कारण क्या है? सरकार क्यों ऐसे बजट का सहारा लेती है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, FRBM एक्ट है, फिस्कल रेगुलेटरी एंड बजटरी मैनेजमेंट, FRBM एक्ट है 2003 का। इसके तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 293 सब क्लॉज 3 के तहत उधार लेने की सीमा से बचना। तो सरकार उधार लेने की सीमा से बचने के लिए और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करने के लिए इस प्रकार की ऑफ बजट बोरोइंग्स का सहारा लेती है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है, ऐसे ऋण हैं जहां केंद्र गारंटर है, उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने बाहर से, विदेश से कोई लोन लिया और गारंटर रखा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो जब तक वो पैसा चुकता नहीं हो जाता, राज्य सरकारें और पैसा उधार नहीं ले सकती। इसलिए ऑफ बजट बोरोइंग्स का सहारा लिया जाता है। केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचना, कि अगर पैसा किसी राज्य के पास ज़्यादा होगा तो केंद्र सरकार अगली बार जब पैसों का आवंटन करेगी तो जिस राज्य के पास पिछली बार पैसा ज़्यादा पहुंच गया था उसको कम पैसा देगी। इसलिए भी राज्य सरकारें इस प्रकार के इनिशिएटिव का सहारा लेती हैं। अगर ओबीबी बहुत ज़्यादा हो गया, ऑफ बजट बोरोइंग तुमने बहुत ज़्यादा कर ली, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? सरकार के लिए ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप जैसी सिचुएशन आ जाएगी। कैसी सिचुएशन आ जाएगी? डेब्ट ट्रैप, कि अपने कर्ज में सरकार फंसती जा रही है, जैसा चाइना कर रहा है। चाइना हाल ही में क्या कर रहा है, अलग अलग देशों को, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, भूटान, इन सभी देशों को जो है इजी लोन्स देता है। क्या लोन देता है? बहुत आसान किस्तों पर बड़ा लोन देता है। इतना लोन
जिसका ब्याज भी ये इकोनॉमीज चुका नहीं पाती, फिर ये डेब्ट ट्रैप में पड़ जाती हैं, इस कर्ज के माया जाल में पड़ जाती हैं। तो ये ऋण जाल जो है वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर हमने ऑफ बजट बोरोइंग्स पर रोक न लगाई। दूसरा, इसकी जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच नहीं होती। इसके अलावा बजटेतर उधार के तरीके क्या हुए, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस्ड बॉन्ड, है ना, घरेलू विदेशी व्यापार, बाजार से उधार लेना। पैसा तो तुमने ले लिया और ये पैसा चूंकि बजट में मेंशन नहीं होता तो ये अदृश्य देनदारी के रूप में देखा जाता है। और जो इनविजिबल लोन्स होते हैं, जो अदृश्य देनदारी होती है, उनका कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं होता है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि आप डेब्ट ट्रैप या कर्ज जाल में फंस सकते हैं। अब बढ़ते हैं चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या है। हमने जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट्स। ये जो बीओपी अकाउंट्स हैं ये मेनली दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला है करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये हुआ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट चालू खाता और पूंजी खाता। तो चर्चा है न्यूज़ में जिसको हम देखते हैं कि चालू खाता घाटा जो है करेंट अकाउंट डेफिसिट वो क्यों सुर्खियों में रहा। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई उसमें भारत का चालू खाता घाटा बढ़ गया है और अब 9.2 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पहले मात्र 1.3 बिलियन डॉलर था। तो अगर ये करेंट अकाउंट डेफिसिट 9.2 बिलियन डॉलर हो गया है तो ये बहुत गंभीर समस्या है। वहीं फिर दूसरी तिमाही की रिपोर्ट आई 2023-24 की, उसमें वापस से घटकर जीडीपी के 1% पर आ गया, जो ठीक ठाक एक डेवलपमेंट है। तो ये है क्या करेंट अकाउंट डेफिसिट, जरा एक नज़र डालते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच में किसी विशिष्ट समय अवधि, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 वर्ष, तो 1 साल में वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया जाता है। आसान भाषा में जो लेन देन भारत और विदेश के बीच में एक वित्त वर्ष में पूरे हो जाएं उन्हें हम करेंट अकाउंट में डालते हैं, और जिनके लेन देन को, ट्रांजैक्शन को एक वित्त वर्ष से ज़्यादा का समय लगे उन्हें हम कैपिटल अकाउंट्स में डालते हैं। चालू खाता घाटा भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 खातों में से एक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। अंतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? ये वो पेमेंट्स हैं जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती हैं, जैसे प्रेषण, उपहार, अनुदान वगैरह। पूंजी खाता क्या है? पूंजी खाता मैंने आपको बताया जिसका ट्रांजैक्शन, जिसका लेन देन पूरा होने में एक वित्तीय वर्ष से ज़्यादा का समय लगे। पूंजी खाते में एक विशिष्ट समय रहता है, एक वित्त वर्ष से ज़्यादा। आमतौर पर एक वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री जैसे धन, स्टॉक, बॉन्ड्स आदि को दर्ज किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक ब्रॉड डिटेलिंग में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे मैंने आपसे बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि भुगतान संतुलन में हमें 2 सूचियां बनानी पड़ती हैं। पहली सूची तो वो है जिससे हमें राजस्व मिलता है, तो पहली सूची हो गई राजस्व सूची। वहीं दूसरी सूची होती है खर्च की, कि खर्च कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला अभी की करेंट अकाउंट देखते हैं, करेंट अकाउंट। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में राजस्व के कौन कौन से साधन हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आया करेंट अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में खर्च कितना हुआ। कैपिटल अकाउंट में पैसा कहाँ कहाँ से आया और पैसा खर्च कैसे कैसे हुआ। तब फाइनल इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। तो इसमें हमारा एक हुआ चालू खाता, एक हुआ पूंजी खाता। चालू खाते से हमारा मतलब ये है कि जो भी एक वित्त वर्ष में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा चालू खाते में, और जिसमें एक वित्त वर्ष से ज़्यादा का समय लगेगा वो पूंजी खाते में आएगा। तो चालू खाता जो है वो हमारा बट गया 2 भागों में,
विजिबल और इनविजिबल, यानी दृश्य और अदृश्य। विजिबल में कच्चा तेल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, सोना, स्वर्ण मतलब गोल्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इनविजिबल में सेवा, सर्विसेज। इसके अलावा कहाँ कहाँ से आय आ रही है, लाभ, ब्याज, लाभांश, इनकम, सैलरी, ये सब इसमें आ जाएगा। अंतरण में अंतरण, विप्रेक्षण, दान, उपहार, ये खर्च में आ जाएगा। तो इनकम के साधन ये हो गए और खर्च के साधन ये सब हो गए। तो ऐसे हमारा एक अकाउंट बनेगा चालू खाता वाला। पूंजी खाते में हमारे एफडीआई और एफआईआई निवेश आ जाएंगे, सरकारी ऋण आ जाएंगे, बाह्य वाणिज्यिक उधारी आ जाएगी, जो सरकार ने कर्ज लिया है, डेप्ट लिया है। इस कर्ज के अलावा जो सरकार ने उधार लिया है वो सब उधार वाला पैसा इसमें आ जाएगा। एनआरआई बैंक खाता, ये हमारा पूंजीगत खाते में शामिल होगा। तो ये हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट, जिसमें चालू खाता और पूंजी खाता दो हमारे पॉइंट्स हुए। अब भारत में करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है, इस करेंट अकाउंट डेफिसिट को हमें समझना है, इसके पीछे के कारण समझने हैं कि भारत में ये करेंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हुआ है, इस करेंट अकाउंट डेफिसिट के भारत में क्या कारण है, राइट। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट आपको समझ में आ गया होगा, एक वित्त वर्ष वाले लेन देन। इसके कारण देखने हैं। कारण है उच्च व्यापार घाटा, ट्रेड में डेफिसिट हो रही है, कमी हो रही है, ट्रेड में नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। ट्रेड में घाटे का मतलब ये है कि आयात आप ज़्यादा कर रहे हो और निर्यात कम कर रहे हो। दूसरा, सेवा प्राप्तियां, सर्विसेज रिसिप्ट में गिरावट, यानी सर्विस सेक्टर में जैसे मुख्य रूप से कंप्यूटर, यात्रा, व्यावसायिक सेवाएं, इनकी निर्यात में भी कमी आ रही है। हम सर्विसेज इंडिया से बड़े पैमाने में बाहर बेचते हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर्स हमारे जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जाते हैं, इनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, लोग सर्विस इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इससे भी हमें नुकसान हो रहा है। तीसरा है वैश्विक कारकों का प्रभाव, ग्लोबल इफेक्ट्स, जैसे ग्लोबल जो ग्रोथ है वो खुद बहुत स्लो है, मंदी है, तो भारत को भी उसमें नुकसान हो रहा है। भारत में इन रेमिटेंसेस कम आ रहे हैं। इन रेमिटेंसेस का मतलब है वो भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जो अपनी तनख्वाह भारत भेजते हैं लेकिन काम बाहर करते हैं, तो इन रेमिटेंस भारत में कम हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतें, तेल की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि से वाणिज्यिक व्यापार घाटा होता है। हम तेल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तेल ज़्यादा इंपोर्ट करने से हमारा जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उससे ज़्यादा पैसा बाहर जाता है, तो हमें घाटा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई भी गिर रहा है, हमें अब एफडीआई उतना नहीं मिलता जितना पहले मिल रहा था। तो एफडीआई से पैसा आता था हमारे पास, अब एफडीआई में गिरावट हो रही है, इसलिए जो समग्र भुगतान संतुलन है उसमें प्रभाव पड़ रहा है। सीएडी बढ़ने से कौन कौन से खतरे, अगर हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से हमारे पास कौन कौन से खतरे होंगे, ज़रा उन्हें देखते हैं। तो अगर पहला देखें तो जीडीपी जो है उसके 2.5 से 3% सीएडी को बनाए रखना, ये जो है यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है कि आप भारत में किसी भी बाह्य क्षेत्र संकट के आए बिना अपना जीडीपी का 2.5 से 3% तक करेंट अकाउंट डेफिसिट बना के रख सकते हो। लेकिन अगर ये बढ़ता गया, बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर, अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के खतरे, इन सब के साथ सीएडी अगर बढ़ रहा है तो चिंता का विषय। ऐसे में क्या होगा कि जो विदेशी निवेश होगा, वो जो बाहरी लोगों ने, विदेशियों ने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है, वो अपना पैसा इंडिया से निकाल लेंगे, और इंडिया से पैसा निकाल लेंगे तो फिर भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, लंबी अवधि के लिए उच्च चालू खाता घाटा मुद्रा की वैश्विक मांग को कम कर देता है। अगर आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता रहा तो आपकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसका जो ग्लोबल डिमांड है, दुनिया में जो उसकी मांग है, वो भी घटनी शुरू हो जाएगी। इससे जो एक्सचेंज रेट है उसमें भारी गिरावट आएगी। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब है कि 1 रुपये में कितने डॉलर, या फिर कितने डॉलर में, 1 डॉलर में कितने रुपए बनेंगे, 1 डॉलर में कितने रुपए बनेंगे, ये होता है एक्सचेंज रेट।
ठीक है। और अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता में घाटा आपका बढ़ा, तो विदेशी निवेश भी भारत से बाहर निकाल लिया जाएगा, लोग अपना पैसा यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा, हमारी विनिमय दर जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मुद्रा है उसकी ग्लोबल डिमांड, वैश्विक मांग कम हो जाएगी और उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा भुगतान असंतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखेंगे कि इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इम्बैलेंसेस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। दिनांकित प्रतिभूतियाँ, डेटेड सिक्योरिटीज़ क्यों चर्चा में रहा? तो सुर्खियों में रहने का कारण है, केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के बाजार में 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी। इस बाजार उधारी से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी। राजकोषीय घाटे को, बजट में जो भी डेफिसिट हुआ है, जो भी घाटा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए सरकार जो है उधार पैसा लेगी। क्या लेगी? उधार पैसा लेगी, जो कि जीडीपी का लगभग 5.9% यानी 6% है। क्या होती हैं डेटेड सिक्योरिटीज़, जिनको हम G-SECs भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी बिकती हैं, क्योंकि इनके पीछे गारंटर खुद गवर्नमेंट होता है और इनमें मुनाफा भी कन्फर्म होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सरकार जब भी बेचने के लिए आएगी तो सबसे जल्दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिकती हैं। क्या है? G-SECs। G-SECs जो है वो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखित यानी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, ये जोखिम मुक्त गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती हैं। दिनांकित G-SECs ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन होता है। इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की जो अवधि है 5 साल से 40 साल तक होती है। अब ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, इनका मुनाफा तो हमने समझ लिया कि जो डेटेड सिक्योरिटी खरीदेगा उसको कन्फर्म उसको मुनाफा होगा। इसके बाद ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, इसके रिस्क क्या होंगे, इसके चैलेंजेस क्या होंगे, ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। दिनांकित प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिम, बाजार जोखिम है पहला, तो जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है। प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है, इससे बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्यों पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होगा, मूल्य में गिरावट आएगी। तो पहला हुआ बाजार जोखिम। दूसरा हुआ पुनर्निवेश जोखिम। कई बार कूपन पेमेंट या दिए गए ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उसे पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है। पुनर्निवेश में ब्याज कम मिलता है, ये दूसरी कमी हुई। अगर ब्याज कम मिलेगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा। तीसरी है तरलता या चल निधि जोखिम। जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीदार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता है तो चल निधि जोखिम कहते हैं। यानी सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची और हमने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली। अब हम उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को किसी और को बेचना चाहते हैं पर कोई ख़रीदार मिल नहीं रहा है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमारे पास चोक होके रखी हुई है। ऐसे में क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो चोक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो दोबारा मार्केट में तरलता लाने के लिए उनका विक्रय होना जरूरी है। तो ये 3 हमारे जोखिम हुए दिनांकित प्रतिभूतियों से संबंधित। पहला बाजार जोखिम, दूसरा पुनर्निवेश जोखिम, तीसरा तरलता या चल निधि जोखिम। अब G-SECs के अन्य प्रकार क्या है? पहला है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल, CMBs, और तीसरा है राज्य विकास ऋण, स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDLs। जरा एक नज़र तीनों पे डालते हैं। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स क्या होते हैं? ये मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र होते हैं। क्या होते हैं? विपत्र होते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और अल्प अवधि ऋण विपत्र कहलाए जाते हैं। अल्प अवधि मतलब छोटे समय के लिए दिए जाते हैं।
वर्तमान में 91 दिवसीय और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, यानी 91 डेज पे, 182 डेज पे और 364 डेज पे। ट्रेजरी बिल्स जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं, उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, ब्याज नहीं दिया जाता, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, नो इंटरेस्ट। ये अंकित मूल्य से कम पर जारी किए जाते हैं और इनका मोचन अंकित मूल्य पर ही होता है। आपने ट्रेजरी बिल्स जितने में खरीदा है उतने में ही आप उसको रिडीम भी कर सकते हो। कैश मैनेजमेंट बिल और टी बिल्स क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? कैश मैनेजमेंट बिल बिल्कुल ट्रेजरी बिल्स की तरह ही होते हैं, हालांकि इन्हें 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो टी बिल्स हैं, वो जारी किए जाते हैं 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए, राइट। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल जारी किए जाते हैं लेस देन 91 डेज के लिए। अगर उन 91 दिनों से कम के लिए जारी किया जाएगा तो वो कैश मैनेजमेंट बिल होगा। इसके अलावा ट्रेजरी बिल और CMBs में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तीसरा इसका भाग है राज्य विकास ऋण, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो अगर हम इस पर नज़र डालें तो SDLs भी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होती हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की जाती है। कौन जारी करता है? राज्य सरकार। कैसे जारी करता है? नीलामी करने के बाद। तो हमारे 3 प्रकार के GSECs हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। पहला ट्रेजरी बिल्स, दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल और तीसरा SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब देखते हैं कि कैसे जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, GSECs। एक नज़र इस पर भी डालते हैं, GSECs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कैसे जारी करते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे। सरकारी प्रतिभूतियां जो हैं, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, वो जारी कैसे किए जाते हैं। जारी करने का तरीका, सरकारी प्रतिभूतियों को RBI द्वारा ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उसकी नीलामी के जरिए किया जाएगा। आई रिपीट, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI के द्वारा ई-कुबेर नाम के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए किया जाता है। तो RBI इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, ई-कुबेर नाम के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी करती है। RBI के तहत फंड अकाउंट यानी चालू खाता और सिक्योरिटीज अकाउंट धारण करने वाले कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राइमरी डीलर्स और बीमा कंपनियां तथा प्रोविडेंट फंड्स ई-कुबेर के सदस्य होते हैं और वे सभी नीलामी में भाग लेते हैं। तो कौन कौन इस नीलामी में भाग लेता है? जो नीलामी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर की जाने वाली नीलामी में भाग लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, अर्बन डेवलपमेंट बैंक्स, इसके अलावा प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह, ये सब शामिल होते हैं इस नीलामी में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPIs, ये लोग और कॉरपोरेट्स, इनको भी GSECs बाजार में भाग लेने की अनुमति, ये लोग भी खरीद सकते हैं। क्यों खरीदते हैं ये सभी लोग? क्योंकि रिटर्न 100% रहता है और रिस्क बहुत कम रहता है। समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए शेड्यूल्ड बैंक्स, प्राथमिक डीलर और विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब एक टर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके माध्यम से जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार में इनकी खरीद होती है। तो RBI देश की अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और ये नियंत्रण करने के लिए जिस टूल का सहारा RBI लेती है, उस टूल को, उस औजार को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये खबरें विगत 1 वर्ष के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी खबरें हैं जिनको आपको ध्यान से समझना और पढ़ना है। अब है एक टर्म बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है?
बॉन्ड यील्ड हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए बेचने का फैसला लिया। ओपन मार्केट क्या है? ऑपरेशन एक टूल है जो आरबीआई के पास होता है, जिसका आरबीआई इस्तेमाल करती है। इसके माध्यम से मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करती है आरबीआई, भारत की रिजर्व बैंक। वित्त वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई। बॉन्ड यील्ड है क्या? ये रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर, एक निवेशक इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। किसी इन्वेस्टर, किसी निवेशक ने कहीं कोई पैसा लगाया और जब वो मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो गया तो उसको एक रिटर्न मिलेगा निवेशक को। उस रिटर्न को हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। यील्ड का आमतौर पर मतलब होता है ब्याज दर, कि जो भी उसने बॉन्ड खरीदा है या जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो इंटरेस्ट सालाना उसको मिलेगा, उस सालाना इंटरेस्ट को यील्ड बोलते हैं, ब्याज दर बोलते हैं। तो यील्ड को आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में जाना जाता है। किसी भी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होगी तो यील्ड बढ़ेगी, बॉन्ड की कीमत कम होगी यील्ड बढ़ेगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये खबरें हुई बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड। अगली खबर है जिसको हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे, जो जीएसटी से रिलेटेड है, वस्तु एवं सेवा कर। आपको पता होगा जीएसटी क्यों लाया गया था? जीएसटी भारत में इसलिए लाया गया था ताकि भारत जो है वो एक देश और जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर को विटनेस कर सके। यानी भारत में जो दुनिया भर के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए और पूरे देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स बना रहे। तो ये था एक देश एक अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला। जबकि जब ये लागू हुआ जीएसटी, तब कुछ चीज़ें जैसे लिकर, शराब, ये सारी चीज़ें जीएसटी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकारों को इन कुछ फील्ड्स में अलग से पैसा मिल जाता है, इसलिए इनको इनसे अलग रखा गया। फिर भी एक बड़े पैमाने में बहुत सारी चीज़ें इस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर कर ली गई हैं जो जीएसटी से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों रहा था? जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया गया था। बाकी खबरें हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि किस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। शॉर्ट वीडियोस आपको ज़्यादा रुचिकर लगती हैं, छोटी वीडियोस, या फिर हम मैराथन वीडियोस के फॉर्मेट में 3 घंटे या 3.5 घंटे, 4 घंटे की भी कोई क्लास रख सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी करंट अफेयर कवर हो जाए। जैसा भी आपको ज़्यादा बेहतर लगे, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट so that we can provide better format of learning. Thank you very much. Stay safe and continue learning. Jai Hind.